ऑसिलेशन। अब सबसे पहली बात, ऑसिलेशन है क्या? ऑसिलेशन एक मोशन है। ऑसिलेशन एक मोशन है, ठीक है। इस मोशन को आप टू और फ्रो कहते हो, आना जाना, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं रिपीट की। कौन सा मोशन रिपीटिव मोशन कहलाएगा या रिपीट कर रहा है ऐसा मोशन कहलाएगा? कौन सा मोशन है जो अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है। तो यहां पर किस चीज का फिक्स होना जरूरी है? तो यहां पर हम कह रहे हैं रिपीट करने वाला किसी एक पॉइंट पे वापस आए, ठीक है। अब बारी आती है पीरियोडिक मोशन की। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन अपने आप में एक रिपीटेटिव मोशन है, और ये फिक्स्ड टाइम पे रिपीट करता है। और जो फिक्स टाइम है उसको हम क्या कहते हैं? पीरियड। फिक्स टाइम को हम क्या कहते हैं? एक फिक्स पीरियड। नॉन पीरियोडिक मोशन क्या है? नॉन पीरियोडिक मोशन क्या है बेटा? फिक्स्ड, जिसका टाइम फिक्स ना हो, जिसका टाइम फिक्स्ड ना हो, ठीक। तो हमने आपको रिपीटिव, नॉन रिपीटेटिव भी होता है, उसकी जरूरत नहीं है। पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक मोशन बताएं। अब ऑसिलेशन। ऑसिलेशन एक पीरियोडिक मोशन है। ऑसिलेशन रिपीटेटिव भी है, क्योंकि पीरियोडिक मोशन है तो रिपीटेटिव तो होगा ही। तो आप ये कह सकते हो एक तरीके की हायरार्की है। क्या? रिपीट करने वाला मोशन, फिर पीरियोडिक मोशन, और फिर ऑसिलेशन। रिपीट करने वाला मोशन, पीरियोडिक मोशन, फिर ऑसिलेशन। ये तीन बातों पे हमें ध्यान देना है। देते हैं भाई ध्यान। अब मैं आपसे पूछूं कि पीरियोडिक मोशन में और रिपीट करने वाले मोशन में मेन डिफरेंस क्या है? टाइम का, ठीक है। रिपीट करने वाले मोशन में और पीरियोडिक मोशन में डिफरेंस क्या है? पीरियोडिक मोशन भी तो टाइम फिक्स रखता है, पीरियोडिक मोशन भी टाइम फिक्स रखता है, ऑसिलेशन में भी टाइम फिक्स होना जरूरी है। तो ऑसिलेशन में और नई चीज क्या है? अब जरा आप इस पे आ जाओ, ये क्या चीज है? ये टर्म क्या लिखा है? टू एंड फ्रो का मतलब समझते हो? हिंदी में पूछे तो कोई आप, आगे पीछे किसके? मेन पोजीशन के। तो जवाब आ रहे हैं आपके पास अपने आप। तो एक चीज और होनी चाहिए, क्या? अगर मीन पोजीशन है तो ऑसिलेशन है, मीन पोजीशन ना हो तो पीरियोडिक मोशन। टाइम तो फिक्स होना जरूरी है। पीरियोडिक मोशन में टाइम क्या होता है? और ऑसिलेशन में भी टाइम क्या होता है? लेकिन ऑसिलेशन में मीन पोजीशन होती है, पीरियोडिक मोशन में मीन पोजीशन। अब जरा आप मुझे बताओ कि बात ठीक है या गलत। अर्थ सन के चक्कर काटती है, क्या कहते हैं इसको हम? रेवोल्यूशन। रोटेशन या रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन। रोटेशन अपने एक्सिस पे करती है। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ
around sun is oscillation or periodic motion और both? अच्छा, ऑसिलेशन हुआ तो फिर तो बोथ हो ही जाएगा। तो क्या ये ऑसिलेशन है या नहीं है? ये पीरियोडिक मोशन है, ऐसा कह रही है गौरी। क्यों? मेन पोजीशन नहीं है। क्योंकि इसमें मेन पोजीशन नहीं है, ये तो चक्कर काटे जा रही है। ये वापस कब आई? टू तो हुआ, फ्रो कब हुआ? नो मेन पोजीशन, इसमें कोई मेन पोजीशन नहीं है, इसलिए ये पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन है। बात ठीक है, गलत है? बन रहा है कंसेप्ट? आगे बढ़ सकते हैं? चलो, तो अब वो कहता है क्या अर्थ जब चक्कर काटती है अपने ऑर्बिट में, तो वो है पीरियोडिक मोशन, क्योंकि इसमें मेन पोजीशन नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा? पीरियोडिक मोशन। ठीक है? हाँ वही, अगर मेन पोजीशन नहीं है तो फिर उसके एक्सट्रीम्स भी नहीं होंगे। अब हम बात कर रहे हैं आपसे मीन और एक्सट्रीम पोजीशंस दिखती कैसे है। अब जरा ध्यान दो, ये आपने देखा होगा। पहली बात तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये है क्या? ये क्या है? ये मीन पोजीशन, इसकी सबसे ऊपर वाली एक्सट्रीम पोजीशन, सबसे नीचे वाली एक्सट्रीम पोजीशन, ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव, मेन जीरो। क्या है ये? क्या है ये? ग्राफ। ग्राफ मतलब ये तो कंपैरिजन है किसका? प्लस एक्सट्रीम और हाँ बिल्कुल ठीक। ये जो एक्सट्रीम मीन और ये पोजीशंस है, ये पोजीशन ना एक डिस्टेंस बता रही है। क्या बता रही है? तो क्या कह दूं मैं, यहाँ पर तो डिस्टेंस होगा और यहाँ होगा, तो ये डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है बेटा। डिस्प्लेसमेंट ले लो। लेकिन आप ये मत बोलना इस ग्राफ को कि ये, कई बच्चे सोचते हैं ये तो एक तरीके का वेव ऐसे चलती है, तो वेव है क्या? मोशन, डिस्टरबेंस। वेव क्या है? या मोशन है? तो ये मोशन ना, क्या है ये? अच्छा, ये मोशन है, तो मोशन क्या होता है? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? तो टाइम होना जरूरी है। तो ये ग्राफ है जो मैं बनाने जा रहा हूं। ठीक है? अब जब हमने ग्राफ बनाया, थोड़ा बहुत हाथ से इधर उधर हो गया होगा तो देख लेना, तो ये सिर्फ टाइम नहीं, ये एंगल पे भी चल रहा है। एंगल देख लेते हैं भाई। 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360, और 570 है ना? देख लेना, कोई मैथ गलत लगा दे तो। 540, 90, 270, ठीक है? 360 में 90 जोड़िए बेटा। अब कोई आपसे पूछे 0, 90, 180, 270, 360 इन एंगल्स पे हो क्या रहा है? 0 पे मीन पोजीशन, 0 पे और 90 पे एक्सट्रीम पोजीशन, 180 पे फिर 0, फिर नीचे चला गया और एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये क्या है? अब फिर हमने कहा भैया जो ऊपर वाले उसको कोई नाम दे दो आपका मन करे तो, और नीचे वाले को नाम दे दो। ये आपने सुने हुए, ठीक है? दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? क्या होता है? और दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, दो ट्रफ के मिड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस और दो क्रेस्ट के मिड पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। कोई दिक्कत? ये बातें कर रखी हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। फिर हमने कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ड्रॉ करे। ये हमारी इस हाफ सर्कल से सेंटर तक का जो मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल कर आया, वो क्या बना आपका? एम्पलीट्यूड। क्या बना? मैक्सिमम
परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? एम्पलीट्यूड क्या है? ठीक, खत्म कहानी। चलो अब ये बात भी समझ में आ गई। अब क्या करें? टर्म्स वेवलेंथ लैम्डा से दिखाया जाता है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ, सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ। फिर फ्रीक्वेंसी न्यू से दिखाया जाता है। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। ये एक पॉइंट है, अगर मैं ये देखूं, ये तो बड़ी वेव है, बड़ी वेव धीरे चलेगी, और ये पॉइंट है और ये छोटी वेव है, तो ये ज्यादा पास करेगी, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है उनका रिलेशन इनवर्स होना चाहिए। आगे देखेंगे है भी कि नहीं। हाँ, टाइम पीरियड के साथ इसका एक सीधा साधा रिलेशन है 1 अपॉन टाइम पीरियड। लेकिन टाइम पीरियड क्या है? क्या ये टाइम है? नहीं। जहां पीरियड आ जाए वहां एक फिक्स टाइम आ जाता है। टाइम पीरियड क्या है? फिक्स्ड टाइम required to complete one wave cycle। एक पूरी वेव साइकिल चलने में जितना टाइम लगेगा उसे हम कहेंगे टाइम पीरियड, ठीक है। इसके बाद बारी आती है आपकी वेव साइकिल। क्या है वेव साइकिल? एक क्रस्ट और एक ट्रफ जोड़ दो तो आपकी वेव साइकिल बन जाती है। बात ठीक है? अच्छा, वेव नंबर ऑफ वेव्स इन 1 यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ वेव्स है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है। जैसे हमने ये एक यूनिट लेंथ ली और यहाँ पे ये वेव बनाई, और एक ये यूनिट लेंथ ली और यहाँ पे एक ये वेव बनाई। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ नंबर ऑफ वेव्स कम है, यहाँ नंबर ऑफ वेव ज्यादा है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि वेव नंबर 1 अपॉन वेव लेंथ के इक्वल होता है, सीधा सीधा। तो आपके पास कुछ फॉर्मूले बने, वेव नंबर इक्वल्स टू 1 अपॉन वेव लेंथ, टाइम फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। दो फॉर्मूले बन गए। तीसरा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मल्टीप्लाई होंगे तो देंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट या वेव, ठीक। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया? वेलोसिटी के फॉर्मूले से। वेलोसिटी होता ही है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है? वेवलेंथ डिस्प्लेसमेंट है, टाइम पीरियड टाइम है, तो वेलोसिटी क्या बन गई? वेवलेंथ अपॉन में टाइम। एक बात। दूसरी बात, वेवलेंथ ठीक है 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी क्या बन गया आपका? फ्रीक्वेंसी, ठीक। खत्म बात, समझ में आई यहाँ तक बात? तो ये वेव की कैरेक्टरिस्टिक थी। और चीज देखते हैं अभी हम आगे। अब कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो रोटेशन के, रोटेशनल मोशन में हमने पढ़ा था कि ओमेगा होता है थीटा बाय, ठीक है। अगर थीटा पूरा एक चक्कर हो तो एक पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए ओमेगा क्या बनेगा? 2 पाई बाय, और टाइम क्या बन जाएगा? टाइम पीरियड। तो आप कह सकते हो 2 पाई मल्टीप्लाई में फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो उसको। 1 अपॉन टाइम को हमने फ्रीक्वेंसी ले लिया, कोई दिक्कत?
तो ये एक फॉर्मूला और आ गया हमारा, ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t इज इक्वल्स टू 2π न्यू इज इक्वल्स टू, खत्म कहानी। अब आपके पास ये वाला फॉर्मूला भी है। अब हमने कहा कि ये जो फॉर्मूले बन रहे हैं, अगर मैं इसको, इस वेव को कुछ इस तरीके से देखूं, ये इस तरीके से, ठीक है, ये कुछ ऐसा मान लो कि ये वेव ऐसी थी, फिर इसका आगे ये था ग्राफ में, तो है ना, और यहां पर ये है, तो ये वेव ऐसी है, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो बना है सर्कुलर मोशन में, जो मैं आपको रिप्रेजेंट करके दे रहा हूँ, क्या मैं इसको कॉस और साइन के हिसाब से देख सकता हूँ क्या? ये कॉस और साइन क्या है भाई, पहले पढ़ लेते हैं कॉस और साइन क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉस और साइन, और दोनों की एक खास बात है, मैक्सिमम लिमिट फिक्स्ड है। मैक्सिमम लिमिट क्या है? मैक्सिमम लिमिट क्या है, जरा देखना। अब आप साइन कॉस और दोनों के ग्राफ को समझो एक बार, और ये बताओ कि ये ग्राफ ठीक है कि नहीं। देखो, ये ग्राफ है कॉस का और ये ग्राफ है साइन का, ठीक है। मैंने ग्राफ बना दिए, कैलिब्रेट आप करो, करो जल्दी। देखो बेटा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, देखो ग्राफ, और ये इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो एक्सट्रीम पोजीशन और मिनिमम, ठीक है। तो ये आपकी 3 पोजीशन आ गई। तो आपने कहा कि भैया ज्यादा से ज्यादा +1 और कम से कम -1 पर हो सकता है, और यहीं पे फंसी हुई है वैल्यू। तो क्या ये ऑसिलेशन का एग्जांपल बन सकता है? हाँ। और ये एक ऑसिलेशन नहीं, एक स्पेशल ऑसिलेशन, उसकी हम बात करेंगे अभी, पहले यहां समझ लो। अब यहां पर एंगल कितना है? ठीक है, सारे एंगल हो गए। अब कोई आपसे पूछे कि कॉस साइन के ग्राफ को अगर हम यहाँ पे देखें और इसमें ये देखें कि 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर, या मैं यहाँ कॉस लिख लेता हूँ, कॉस और साइन 0 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 180 पे, 270 पे और 360 पे कितने थे? तो उनकी वैल्यू कुछ ऐसी आएगी। ठीक है, ये ऐसी एक वैल्यू है कॉस और साइन की जो +1 से लेके -1 तक के बीच में, ठीक है। और +1 से लेके -1 तक के बीच में कितनी वैल्यू आती है? इनफाइनाइट। तो यहाँ पे तो टर्म्स भी इनफाइनाइट होंगी, ठीक है। और ये पूरी की पूरी एक वेव बन गई। अच्छा, अब हमने कहा साइन और कॉस के फंक्शन, देखो मैं आपको कहता हूं ये क्या है, आप कहोगे भैया एक डिस्प्लेसमेंट है। क्या है ये? कहाँ है ये डिस्प्लेसमेंट? अभी देखेंगे एक वेव में। ये क्या है और एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि क्या y a के बराबर है, मैं कहूंगा भैया a के बराबर तो है, लेकिन आप ये कह सकते हो y a से बड़ा नहीं हो सकता, a मैक्स वैल्यू होगी उसकी, ठीक है। अब साइन या कॉस की मैक्स वैल्यू कितनी होती है? 1। अगर मैं इसको साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ज्यादा से ज्यादा y कितना हो सकता है? अच्छा, अगर साइन थीटा +1 हुआ यानी कि मैक्सिमम हुआ, तो y कितना हो जाएगा? और अगर साइन थीटा -1 हुआ तो
यानी कि मिनिमम हुआ तो y कितना हो जाएगा? क्या साइन थीटा 0 हो सकता है? तो y कितना हो जाएगा? तो एम्पलीट्यूड की सारी वैल्यू खुल गई, ओ सॉरी डिस्प्लेसमेंट की, एम्पलीट्यूड की टर्म में। तो एक नया सा हमारे पास एक इक्वेशन आई, y इज इक्वल टू a साइन थीटा। ये ठीक है या गलत है? अब मेरी बात सुनना, पहले तो हमने एक एक्सप्रेशन लिखा, फिर हमने कहा लेकिन आप जानते हो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है? थीटा अपॉन में टी। तो थीटा कितना हो जाएगा? ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। इसको पुट करना तो y क्या आया? ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, या x इज इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा टी। अब ये y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी और x इज इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा टी, हम ये कहाँ से लाए या कहाँ देखे इनको? ऐसा है ना, एक कॉस की टर्म में, एक साइन की टर्म में, ये इक्वेशन कहाँ से लाए और कहाँ बनाए? देखते हैं। पहले यहां तक बात समझ में आई? अब हमने फिर से वही लिया, एक सर्कल। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये सर्कल है और ये आपके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है? तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में जो ये सर्कल का रेडियस है, ये क्या है? ये क्या है? एम्पलीट्यूड। क्या रेडियस हमेशा ए रहेगा? हाँ, ये भी एम्पलीट्यूड है, चाहे वाई एक्सिस पे हो चाहे एक्सिस पे हो, ये तो ए रहेगा। अब ये क्या है? ये केस लिया मैंने कितना है भाई ये? सोच के बताओ, क्या ये भी ए ही है? लेकिन अगर मैं इसको एक्स एक्सिस पे देखूं तो कितना है, और वाई एक्सिस पे देखूं तो कितना है? एक्स एक्सिस पे कितना होगा और वाई एक्सिस पे? ये बात ठीक है गलत है? ये क्या करा है? रिजॉल्व करा है हमने, है ना? तो अगर मैं ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा की फॉर्म में आंसर देता हूं तो कोई समस्या तो नहीं है? मैं किस चीज को बता रहा हूं? ए कॉस थीटा, एक्स एक्सिस को, और वाई एक्सिस को। अब जरा इसको देख लो, आराम से समझ लो। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने आपसे बात कर ली थी ऑसिलेशन की, आज हम बात करेंगे फंक्शन की, ठीक है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात की जाए तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन ऑफ कॉस और साइन, ठीक है? साइन और कॉस के जो फंक्शन होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, वो और उनकी डिग्री अगर 1 होगी तो वो SHM शो करेंगे। अब देखते हैं SHM क्या है। अब आप पहले साइन और कॉस के फंक्शन का ग्राफ देखो। ये है आपका साइन का ग्राफ, ठीक है, और ये है आपका कॉस का ग्राफ। तो ये दिखाई दे रहा है आपको कि कॉस का जो ग्राफ है वो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है। लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड है +1 से लेकर -1 तक के बीच में, और ये चीज रिपीट करती रहती है, ठीक है? अच्छा, अब वो कहता है ये फंक्शन क्या होता है? अब मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दे रहा हूं, y इज इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट x प्लस कोई कांस्टेंट। तो जो x की वैल्यू है वो किसको चेंज कर रही है? y को।
तो ये एक टर्म है, एक इसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं मैथ की उसमें लैंग्वेज में, ठीक है। तो अब वो कहता है अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा आपका, डिस्प्लेसमेंट होता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई में साइन और यहां पर आपका कोई एंगल, ये एक फंक्शन है, ठीक है, ठीक है। अब वो कहता है डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है वो डिस्टेंस, वो वर्टिकल डिस्टेंस जो मैं कंपेयर कर रहा हूं किसकी रिस्पेक्ट में, एंगल के रिस्पेक्ट में। अब आपको नहीं भी मैं एंगल की नहीं, मैं तो टाइम की रिस्पेक्ट में कंपेयर करना चाहता हूं। तो देखते हैं कैसे बनेंगे ग्राफ, जरा देखो एक बार आप इस ग्राफ को देखो। इस ग्राफ के अंदर अगर मैं ये कर्व बनाता हूं तो मैंने आपको बताया था 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360 ये एंगल है। मैंने कहा था ये एक्सिस आपका थीटा का हो सकता है और यही एक्सिस आपका टाइम का भी हो सकता है। इस दोनों थीटा और टाइम को मैं कंपेयर किससे कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट से। किससे कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, ये इक्वेशन हमने लास्ट क्लास में यूज की थी, y इज इक्वल्स टू a साइन थीटा। अच्छा अगर मैं थीटा की वैल्यू रखूं 0 डिग्री तो y क्या हो जाएगा, और अगर थीटा की वैल्यू रखूं 90 डिग्री तो अगर थीटा 90 ले तो बेटा तो y क्या हो जाएगा, एक इक्वल हो जाएगा, बोलो। तो अगर थीटा आपका 90 होगा तो यहां से साइन 0 की वैल्यू क्या आई थी बेटा आपकी, और यहां से साइन 90 की क्या आएगी, ठीक, साइन 0 की 0, साइन 90 की 1, y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 8। ये बात समझ में आई या नहीं आई, हाथ खड़ा करो, ठीक। तो आपसे मैं कहूं कि थीटा का क्या कोई रिलेशन टाइम की रिस्पेक्ट में है, बोलो। देखो थीटा का रिलेशन टाइम की रिस्पेक्ट में क्या होगा, ओमेगा टी। कहां से आया, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाय टी होता है ना, होता। तो वो कह रहा है क्या मैं थीटा को ओमेगा टी लिख सकता हूं, लिख दो। तो y क्या बन जाएगा, a साइन ओमेगा टी, ठीक। अब इस इक्वेशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, जरा ध्यान देना, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, ये क्या है, देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, और ये इनिशियल फेज। अच्छा अब आप कहोगे फेज तो हमने पढ़ा नहीं, तो यहां पे इनिशियल फेज डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन, टाइम का फंक्शन किससे रिलेट कर रहा है, अच्छा एक्स पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो वाई से रिलेट कर सकता है, हाँ जी कर सकता है। जो टाइम में चेंज आ रहा है वो वाई से डिस्प्लेसमेंट से रिलेट कर सकता है, हाँ जी कर सकता है। ये सारे के सारे एंगल है क्या, अब आप पहले तो मुझे बताओ क्या ओमेगा टी, के एक्स, फाई ये सब एंगल है। तो आप कहोगे भैया ओमेगा का तो पता है हमें, लेकिन ना हमें के का पता। हाँ फाई पता है, फाई तो बोल ही रहा है इनिशियल फेज ये। अब यहाँ पे जो आपका फाई है वो एक एंगल ही है, फाई क्या है, लेकिन ओमेगा और के क्या है। अब एक बात बता बेटा, अगर मैं इसको लिख दूं 2 पाई बाय लैम्डा और 2 पाई बाय, एक मिनट रुको, 2 पाई बाय टी और ये 2 पाई बाय लैम्डा, तो आप ये बता सकते हो 2 पाई बाय टी और 2 पाई बाय लैम्डा कोई यूनिट चीज को समझाने के लिए समझा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, एक साइकिल, वेव साइकिल का एंगल, क्या एक वेव साइकिल का एंगल 2 पाई होता है, और ये क्या है, एक वेव साइकिल का टाइम, वेरी गुड, और ये क्या है, एक वेव साइकिल का डिस्टेंस। ये तीनों बातें एक जैसी हैं, तो के क्या है, कांस्टेंट है। 2 पाई को अगर मैं टी से डिवाइड करूंगा तो एक बराबर चीज आएगी, 2 पाई को अगर मैं लैम्डा से डिवाइड करूंगा तो बराबर चीज आएगी। लेकिन अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं, ओमेगा को मल्टीप्लाई करता हूं मैं टी से, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है 2 पाई बाय टी मल्टीप्लाई में टी,
तो टी की यूनिट कट नहीं जाएगी, तो इसकी यूनिट तो रेडियन ही आएगी। और अगर मैं देखता हूं के एक्स 2π/λ मल्टीप्लाई में एक्स, तो इसकी क्या आएगी बेटा, रेडियन ही आएगी। पहले आप इन सब चीजों को देख लो आराम से, तभी आप इस फंक्शन को समझ सकते हो। अब बात तो आपको यही पूछनी चाहिए, नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, मैं समझाऊंगा अभी। y = a sin ओमेगा t, बात समझ में आई। अब यहाँ पे एक चीज फंसी हुई है, वो क्या है, इनिशियल फेज। ये फेज वर्ड क्या है उसको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो इस चीज पे ध्यान दो कि फेज क्या होता है। फेज, अगर फेज में कोई आपसे सीधा साधा तरीके से पूछे ना हिंदी में, तो उसका मतलब होता है पड़ाव, मतलब स्टेज बोल लो आप। तो यहाँ पर अलग फेज है, सेम फेज है, इसको हम कैसे समझाएंगे, ग्राफिकली। ठीक है, तो आप मेरे को देख के बताओ कि क्या आपको सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि सेम फेज है या ऑपोजिट फेज है या ये स्पेस से आगे है या स्पेस से पीछे है। तो मैं आपको बताऊंगा कि फेज कैसे जाते हैं। पहले इस ग्राफ को देखो आप, मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। अब इस ग्राफ के अंदर आप पहले ये देखो, ये देखो ये क्या चीज है बेटा, ये एक ग्राफ है, पहला ग्राफ, ठीक है। अब इस पहले ग्राफ को मैं कंपेयर कर रहा हूं, आप बताओगे कि ये ग्राफ ग्रीन वाले ग्राफ से कैसा है जब मैं उसको किसी फॉर्म में पूछूं। क्या ये सब सेम एंगल पे सेम ही ऑपरेट कर रहे हैं। अब सेम का मतलब पता है क्या है, 0 पे 0, 90 पे मैक्स, 180 पे 0, 270 पे मैक्स, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन 360 पे 0। क्या ऐसा है कि ये 0 पे 0 होते हैं, 90 पे दोनों ही मैक्स होते हैं, 180 पे दोनों ही 0 होते हैं, 360 पे फिर 0 होते हैं और 270 पे नेगेटिव का मैक्स होते हैं। ये बात ठीक है। मैं ग्रीन वाली लाइन और व्हाइट वाली लाइन का रिलेशन पूछ रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं रेड वाली लाइन का, ये रेड वाली लाइन का व्हाइट वाली लाइन के साथ कैसा रिलेशन है। इनवर्स। हाँ, अपोजिट। मुझे तो लग रहा है ऑपोजिट। अगर ये ऑपोजिट है तो ये क्या है, ये मेरे को व्हाइट से बिल्कुल ऑपोजिट लग रहा है। ठीक बात है, गलत बात है। तो रेड वाला ऑपोजिट तो नहीं है ना, लेकिन रेड वाला एग्जिस्ट तो कर रहा है। हाँ बोल, क्या वही तो फेस डिफरेंट है, वो क्या है, क्या बोले उसको, कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना, है ना कुछ। ये भी सोच सही है, ये कह रहा है कि भैया उसको कॉस बोल लो रेड वाले को, व्हाइट वाले को साइन बोल लो। हाँ, तो साइन और कॉस में डिफरेंस किस चीज का होता है, शुरुआत का, स्टार्टिंग का, 90 का। एक 0 पे होता है तो एक 90 पे। देखियो 90। ये व्हाइट वाली लाइन अगर 0 पे है तो रेड वाली लाइन कहाँ पे है, बात समझ आई। अब जरा इन चीजों को देखना, ये तो हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। अब जरा इसको देखो, टर्म देखो क्या लिखी है, क्या लिखा है, क्या लिखा है। अब आप मुझे बताओ, इस चीज को देखो आप, मैं इसको 3-4 जगह बनाता हूं। अब देखो इस चीज को, ये क्या है, ये और ये बताएगी गौरी। गौरी क्या है ये सेम फेज है। कैसा फेज है, दूसरा ये कैसा फेज है, इसको कैसे समझाएं। अब आप ये भी देख रहे होंगे कि मैं ना वैल्यू बराबर नहीं ले रहा, मैं एम्पलीट्यूड की बात नहीं कर रहा। एम्पलीट्यूड कम बढ़ती हो सकता है, कोई आपसे पूछे ना ऊपर इसमें क्या अलग है, तो आप कहोगे कि हाँ एम्पलीट्यूड तो सेम नहीं है। तो मैं एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूँ या एंगल की बात कर रहा हूँ, ये बात सही रखोगे, इसको गड़बड़ तो नहीं करोगे। तो फेज क्या है, फेज है क्या, बेसिकली फेज एंगल नहीं है।
एंगल या एंगल का फर्क अभी धीरे धीरे करके और चीजों को समझेंगे, पहले तो इसको मैं फेज को एंगल ही बोलूंगा, ठीक है। अब जरा इसको देखो, ये कैसा फेज है बेटा, यहाँ पे आप कह सकते हो लीड। लीड कौन कर रहा है? अच्छा एक बात बताओ, अब मैं कहूँ वो आगे है तो तुम कहोगे भैया सेंटेंस ही पूरा नहीं है, कोई एक चीज दूसरे से आगे होगी ना। तो ग्रीन वाला लीड कर रहा है, ग्रीन वाला आगे है। अच्छा लीड का मतलब क्या है? 90 डिग्री प्लस है, याद रहेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया व्हाइट वाला शायद पीछे होगा, तो ये तो लैग होगा। अब याद रहेगा लीड और लैग क्या होता है, बोलो समझ आया बेटा? तेरे को समझ आया तो टोक दियो। अब इसको देखो, ये क्या है, ये और ये, अब ग्रीन वाला क्या कर रहा है? पीछे है 90 डिग्री, लैग कर रहा है। ग्रीन वाला क्या कर रहा है? और व्हाइट वाला क्या कर रहा है? आसान सी चीज है, ये समझ में आ गया या थोड़ा और टाइम वेस्ट करें इस पे? लीड लैग वाली बातें समझ में आ गई तीनों? एक अब बार ये क्या है? दोबारा। कौन है बेटा? राघव क्या समझ में आया बेटा? एक बार दोबारा बता दो। बेटा लीड और लैग में तू सिर्फ ये समझ 90 डिग्री आगे वाली चीज लीड कर रही है, 90 डिग्री जो पीछे रह गई वो लैग कर रही है। सिर्फ 90 डिग्री का एंगल बना के रहा। और अब इसको देख, इसको ये क्या है? ये लीड है, लैग है या कुछ और है? क्या है ये? ऑपोजिट का मतलब कितने डिग्री का एंगल का फर्क होना चाहिए? तो आप ये नहीं कह सकते फेज कुछ भी नहीं है, रिलेशन है एंगल का, एंगल्स का रिलेशन है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या जरूरी है 0 90 यही एंगल हो? क्या ये नहीं हो सकता? देखो क्या ये कैसा एंगल बना रहा हूं मैं, क्या बोलोगे आप इसको? एक ये लाइन है, ठीक है। अब इसको देखो, अब ये कैसा है? ये देखो क्या डिफरेंस है, जरा देखना। कोई बता सकता है दोनों में क्या फर्क है? हर्ष बता क्या फर्क है? एक सफेद एक हरा, सबको पता है। दूसरा फर्क एंगल का। एंगल का, इसका मतलब ये किसी एंगल पे है। अब तो नहीं कह सकते हो आप इसको लीड या लैग, या कह सकते हो? तो लीड लैग जरूरी नहीं है हमेशा लीड लैग हो, कोई पर्टिकुलर एंगल भी हो सकता है। उस एंगल को क्या कहोगे? फेज का डिफरेंस। अभी आपके स्कूल में स्टार्ट हो गया चैप्टर, ठीक है, और बच्चे पता है क्या कहेंगे? भैया सब समझ आ गया, फेज डिफरेंस समझ नहीं आया। क्यों? पता नहीं क्या पढ़ाते, मुझे भी समझ नहीं आता, ठीक है। सबसे ज्यादा तो वो फेज डिफरेंस को बड़े ढंग से समझाएंगे, वो आपको नहीं समझना है बिल्कुल भी। आप बस एक चीज याद रखिए कि फेज डिफरेंस का एक ही मतलब है, एंगल का फर्क, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। क्या नाम गुड़िया तेरा? एक चीज समझ लो बेटा, जिस चीज की कमी है उसका इस्तेमाल कम करो। अब आप जानते हो आपके पास किस चीज कमी है, तो वो चीज नहीं लगानी। तो थीटा होता है आपका, ठीक है। जैसे राघव बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता, फिर भी पता नहीं कहां चला जाता है। तो अब बात आती है ओमेगा टी क्या है, व्हाट इज ओमेगा टी, या व्हाट इज ये एक फेज का डिफरेंस है। तो एक टर्म आई फेज डिफरेंस, वो है क्या? दो चीजों के बीच के एंगल का फर्क। ये जीरो भी हो सकता है, क्यों? जब सेम फेज होगा तो एंगल क्या होगा? जब लीड कर रहा होगा तो फेज डिफरेंस क्या होगा? जब लैग कर रहा होगा तो फेज डिफरेंस क्या होगा? -90। और जब ऑपोजिट होगा तो फेज डिफरेंस क्या होगा? तो फेज डिफरेंस क्या है? अब आप चाहो तो इसको डेल्टा फाई से भी दिखा सकते हो। ये कुछ नहीं है, दो एंगल्स के बीच का फर्क है, ठीक है। खत्म कहानी, बना कंसेप्ट। अब आप ये कह सकते हो, ये जो इक्वेशन हमने बनाई थी y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी, ये इक्वेशन ओमेगा समझ में आ गया, टाइम का फंक्शन एंगल की फॉर्म में kx। अब कुछ बच्चे कह रहे थे भैया k को आपने क्यों लिखा 2 पाई बाय लैम्डा? ये कैसा फंक्शन है? ये डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है।
अब मैं डिस्प्लेसमेंट में 2 पाई को किससे कंपेयर करूं? कौन सी ऐसा डिस्प्लेसमेंट है जो पूरी एक वेव समझाता है? वेवलेंथ। इसलिए मैंने यहाँ पर 2 पाई को किससे डिवाइड करा? लैम्डा से। अच्छा, ओमेगा किसका फंक्शन था? टाइम का। तो मैं वहां पर उसको किससे रिलेट करूं? टाइम से। तो पूरी एक वेव का टाइम कौन बताता है? टाइम पीरियड। बात ठीक है गलत? क्लियर हुआ? कंसेप्ट बना? खत्म कर दे कहानी। चीज समझ में आ गई, एक ये चीज समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं रेफरेंस सर्कल की। इसको हम आज भी लेंगे, नेक्स्ट क्लास में भी लेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। पहले रेफरेंस सर्कल देख लो। ये एक सर्कल है जिसमें मैं 2 एक्सिस देख रहा हूं। एक है एक्स, एक है वाई, और ये कोई पर्टिकुलर एंगल है। अब तो आप जानते हो इस एंगल को हम फेस कहते हैं। अब इस एंगल को आप थीटा कह दो यहाँ पे, ठीक है। तो इसका एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, और वाई एक्सिस पे जो बनेगा वो क्या बनेगा? जो कुछ बच्चे बोल भी रहे कॉस थीटा साइन थीटा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये है आपका ए, एम्पलीट्यूड। क्या एम्पलीट्यूड ही रेडियस है सर्कल का? हाँ, ठीक है। तो आपका एक्स क्या है और वाई क्या है? क्या आप इसको कह सकते हो ए कॉस ओमेगा टी, और इसको कह सकते हो ए साइन ओमेगा टी, कह सकते हो? बात ठीक है गलत है? तो ये चीज समझ में आई? अच्छा, तो एक्स और वाई ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या है? पहली चीज ये है आपके डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं आपसे बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या बनेगी यहां से? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। क्या इसको डिफरेंशिएट करके आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन? अब वेलोसिटी की बात करें तो आपको डिफरेंशिएट करना होगा डिस्प्लेसमेंट को। अब देखो, अगर मैं लेता हूं इक्वेशन x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी, तो वेलोसिटी क्या होता है? dx by dt, यानी कि डिफरेंशिएशन a cos ओमेगा टी का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। a बाहर, cos ओमेगा टी का क्या होगा बेटा? माइनस साइन ओमेगा टी। ओमेगा का कुछ नहीं होगा सर, ओमेगा बाहर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आपको पता है ना, cos 2 थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है? 2 माइनस 2 साइन 2 थीटा। एक तो आपका cos का डिफरेंशियल हुआ, और एक उस ओमेगा का भी तो एंगल का, वो आता है या कराऊं? चेन रूल बोलते हैं शायद उसको। हाँ, तो यहां से वेलोसिटी क्या आया है? चलो कराते हैं, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। क्लियर यहां तक? अभी मैं आगे बढ़ता हूं, रुक जाओ, एक को कराना भी है। ये तो वेलोसिटी यहां से निकाली। अब कोई बच्चा क्या, भैया मुझे तो y लेना था। अगर मैं ये लूं y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ए एज इट इज, ओमेगा बाहर, cos ओमेगा टी होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ए ओमेगा cos ओमेगा टी। बताओ ये बात ठीक है गलत है? यहां तक बात ठीक है? अच्छा, लेना किसी एक कोई, अब जो स्टार्ट करेंगे या तो सिर्फ x लेते रहना या सिर्फ y लेते रहना, किसी एक कोई फिक्स कर लेना, ठीक है। जो आपका मन करे मैं वो चालू करवाऊंगा। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया एक बार ये बता दो डिफरेंशिएशन होता कैसे? क्या नाम है इसका? अब देखो, अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, cos थीटा के डिफरेंशिएशन की विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपको पता है क्या जवाब आया था? माइनस
साइन थीटा मल्टीप्लाई में डी थीटा बाय डी थीटा। अब आपको भैया डी थीटा था, उसको डिफरेंशिएट करने पे कुछ आना नहीं था, इसलिए हम लिखते नहीं है। एक बात। दूसरी बात, अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं cos 2 थीटा का तो क्या आएगा? तो पहले तो आएगा cos का माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ 2 थीटा। लेकिन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 1 नहीं होता, वो तो 2 होगा। और जब ये मैंने आपको डिफरेंशिएशन सिखाया था तब मैंने बताया भी था कि किस तरीके से इनको करना है, चेन को रोकना नहीं है। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, जब ये बातें समझ में आती है तो आपको पता चलता है कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन हुआ विद रिस्पेक्ट टू व्हाट हो रहा है, उसको भी ध्यान रखना है। अब अगर मैं आपसे कहूं आपको एक वैल्यू दी गई है x a साइन ओमेगा टी, तो आपको टाइम की रिस्पेक्ट में करना है। वेरिएबल कौन है? तो dx बाय dt क्या हुआ? a एज इट इज कोफिशिएंट है, साइन का माइनस नहीं सॉरी कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? तो समझ में आया? इसी को कुछ लोग चेन रूल बोल देते हैं, कुछ वो बोलते हैं पीटीए रूल, पावर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। जो बोलना चाहो आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। ये बात समझ में आई, कंसेप्ट बनना है, ठीक है? जो मर्जी बोलो, पीटीए बोलो, बेस पावर रूल, मतलब समझ में आना चाहिए कि हर बार जिस चीज को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो उसके साथ अगर कोई और चीज लगी हो तो उसका भी डिफरेंशिएशन होगा जब तक वो 1 ना बन जाएंगे। ठीक, ये बात समझ में आई? यहां से वेलोसिटी समझ में आई। अब वेलोसिटी मैंने 2 देख ली, एक तो माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो अगर मैं उसका एक्सेलरेशन बनाने जाता हूं तो क्या आता है? तीसरी चीज है एक्सेलरेशन, जो कि होती है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बात ठीक है गलत है? अब जरा पीछे से वैल्यू उठा के यहां रखना। पीछे वैल्यू क्या थी? माइनस ए साइन ओमेगा टी, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, अच्छा अब एक्सेलरेशन को ना बड़े ऐसे दिखा लो आप, नहीं तो एक्सेलरेशन और एम्पलीट्यूड एक जैसा दिखता है। ओमेगा स्क्वायर हो ये जाएगा। सिंबल है इसमें हाँ सिंबल है इसमें परेशान मत होना। a इज इक्वल्स टू माइनस, ठीक है, a ओमेगा, ठीक है। साइन का क्या होगा? साइन का होगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो आप कह सकते हो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। गलत लगाओ तो बताओ, ठीक है? ये बात ठीक है? अच्छा अब आप कहो कि हम तो इसको दूसरे वाले तरीके से निकालेंगे, जो भी आपने एक्सेलरेशन बताया dv बाय dt, इसको हम अभी आपने साइन वाले से किया था, हम कॉस वाले से करेंगे। कॉस वाले से करना तो क्या आएगा? a ओमेगा बाहर, ऊपर वाले में ओमेगा भूल गया मैं, a ओमेगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। बात ठीक है गलत है? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब दोनों एक्सप्रेशन को देखो आप, क्या है? बिल्कुल, एक कॉस की रिस्पेक्ट में, एक साइन की रिस्पेक्ट में, कोई समस्या नहीं है। अब मैं किसी एक को ही लेके चलूंगा। अब आप बताओ, एक्स को लेके चलूं या वाई को? वाई को लेके चल ले, जिसको कोविड को ले लो। बोलो सर, हम यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी करेंगे। सर बेटा आएगा, अभी आएगा तभी तो बताऊंगा। बोलो, अभी तो सिर्फ डिफरेंशिएट किया है। अब देख रहे हैं बेटा हम, अब ये पीछे चीजें समझ ली, डिफरेंशिएशन वगैरह समझ लिया। अब मैं इसका टॉपिक बना रहा हूं, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। आपकी वो समस्या भी सॉल्व कर देते हैं कि इसको x से कराएं कि y से कराएं। दोनों से कराएंगे, एक से मैं करा दूंगा, एक आप घर से करके लाओगे। देखो, अगर मैं लेता हूं y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, क्लियर है? अच्छा, अगर मैं
का डिफरेंशिएशन करता हूं तो वेलोसिटी क्या आती है, डी वाई बाय डी टी, डी ए साइन ओमेगा टी बाय डी टी। आप जानते हो कि यहां पर ए बाहर आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये सही है गलत है, ठीक है गलत है। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया t इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब मैंने इसे फाइनल कर दिया। अब मैं चाहता हूं यही एक्सप्रेशन ना मुझे किसी और फॉर्म में भी दिखाई दे, ठीक है। अब उसके बारे में बात करेंगे, जरा ध्यान देना। अगर मैं ये कहूं तो ये क्या गलत होगा, कॉस होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बोलो ठीक है या गलत है। v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है या गलत है। अब मुझे क्या करना है, ए को अंदर ले जाना है। क्यों, ए को अंदर ले जाने से क्या होगा। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो ये ना जानता हो कि अंडर रूट के अंदर मैं किसी पावर 1 वाली चीज को लेके जाऊं तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। बेटा ऐसी वाली अगर मैथ नहीं आती तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इतनी छोटी तो मुझे भी नहीं आती, ठीक है। और जिसको ऐसी मैथमेटिक्स में कंफ्यूजन हो, प्लीज ज्वाइन परवेश सर मैथ्स क्लासेस। और हम प्रचार बिल्कुल नहीं कर रहे। अब ओमेगा तो एज इट इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बात ठीक है गलत है। क्या हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन नहीं आ गया एक डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में, आया बेटा। तो कह सकते हो v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन भी ठीक है, ये एक्सप्रेशन भी ठीक है, दो एक्सप्रेशन आ गए मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब जरा आगे ध्यान दो। तीसरी चीज क्या थी, एक्सेलरेशन। तीसरी चीज क्या है हमारी, एक्सेलरेशन या ए, कैपिटल ए ले लो। तो ए क्या बनेगा आपका, ए होता है डी वी बाय डी टी। वेलोसिटी हमने क्या निकाली थी अभी, वेलोसिटी हमने निकाली थी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी निकाली थी कि, पुट करना जरा यहाँ पे इसको। अब यहां से आपको दिखाई दे रहा है ए कहां गया हमारा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गलती हो गई। भाई हंसने से आता है। शिवानी आइए, ए एज इट इज ओमेगा एज इट इज माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो यहां से आप कह सकते हो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये बात ठीक है या गलत है, बन गया एक और एक्सप्रेशन। अब मेरे को एक बात बताओ सारे बच्चे, कि क्या आप नहीं जानते कि ए साइन ओमेगा टी भी एक चीज है, यही तो है वाई। तो आप नहीं कह सकते एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। बात ठीक है या गलत है, ठीक। तो ये तो सीधा सीधा एक्स के साथ रिलेशन आ गया। तो आप कह सकते हो एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ओमेगा क्या है, ओमेगा है माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन बाय, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बन गया। ये सब एक्सप्रेशन काम आएंगे, ठीक है, आज जो करा रहा हूं। अब मेरी एक बात सुनो, मुझे बताओ ये ठीक बात है कि गलत बात है। अभी हमने एक एक्सप्रेशन देखा था y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। तो आप मुझे बताओ जो y है उसका ग्राफ कैसा होगा, साइन जैसा, साइन जैसा, क्योंकि साइन का एक्सप्रेशन है। अब साइन जैसे ग्राफ को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, साइनोसाइडल ग्राफ, ठीक है, साइन नुमा। अच्छा, कॉसोसाइडल कुछ नहीं होता, साइनोसाइडल ही कॉस जैसा ग्राफ भी होता है। इसका मतलब है जिसकी वैल्यू दो मैक्सिमम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के बीच में आ रही है, ठीक है। अब बताओ ये बात ठीक है कि गलत है जो बना रहा हूं। ये ग्राफ देखो आप सारे बच्चे, देखो इस ग्राफ के अंदर क्या ये साइन का ग्राफ है, साइन का ग्राफ है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1 और -1।
लेकिन इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो मैं कह दूं उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और मिनिमम वैल्यू, और ये बात ठीक है गलत है? अब पहले बताओ ये ग्राफ ठीक है, अब आप इसके लिए ग्राफ बना लोगे। वेलोसिटी क्या ली थी हमने, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एक तो दिखाई दे रहा ग्राफ किसका बनेगा, और अब की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, प्लस ए ओमेगा माइनस ओमेगा। अब आप तीसरा एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ बना लोगे, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, तो इस वक्त मैक्सिमम वैल्यू क्या है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। और अच्छा माइनस का मतलब ग्राफ उल्टा बनेगा क्या, हाँ क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू माइनस की नहीं होती, मैक्सिमम तो दोनों तरफ चलती है। आपका ग्राफ ही साइन का नेगेटिव है, कैसा है, साइन का नेगेटिव ग्राफ बनाना है आपको, कैसा ग्राफ बनाना है, ठीक है ठीक है। ये देखो जरा ध्यान दो, कुछ सालों से ना धरती से दो चीजें विलुप्त हो रही है, अच्छे बच्चे और टाइगर। अब ए ओमेगा, बेटा आवाज नहीं, ए ओमेगा के अंदर वैल्यूज देखो आप कॉस की, ठीक है, क्या ये कॉस का ग्राफ है, अब जरा इसको देखना बेटा, अब साइन का ग्राफ देखो लेकिन उल्टा, क्या ये साइन का उल्टा ग्राफ है ना। अच्छा जरा ध्यान देना, यहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, माइनस ए ओमेगा, ए ओमेगा ऊपर, ए ओमेगा स्क्वायर नीचे भी ए ओमेगा स्क्वायर, यही बनाया था आपने, ये तीन चीज समझ में आ गई, नीचे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर होगा ना, हाँ ठीक ठीक। अच्छा अब यहां पर आपका एक डिस्प्लेसमेंट और इसका रिलेशन निकल कर आया, अच्छा पीछे एक ये रिलेशन निकल कर आया था v इक्वल्स टू, है ना। अब एक बात सुनो, अब मैं आपसे पूछूं जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो ये है, v इज इक्वल्स टू a अंडर रूट, एक मिनट रुको, v इज इक्वल्स टू ओमेगा, v इज इक्वल्स टू ओमेगा, v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ a क्या है, a एम्पलीट्यूड, y क्या है, अच्छा अब सुनो क्वेश्चन सुनो, एट मीन पोजीशन, अब आप बताओ मीन पोजीशन पे y क्या होता है, y क्या होता है, जीरो, तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी पोजीशन पे ओमेगा ए, ये मैक्सिमम है, क्या है ये। अच्छा कोई ये बताएगा अगर किसी की मीन पोजीशन पे वेलोसिटी आता है तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी सीधा सीधा वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बात ठीक है गलत है, एक बात, दूसरी बात, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका y क्या होता है, y क्या होता है, तो वेलोसिटी क्या है, अंडर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो v एक्सट्रीम पर क्या होगी, क्या होगी, ठीक है।
अब बेटा आप ये कह सकते हो कि भैया हमें पता चल गया एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0 या मिनिमम। बात ठीक है? अब जरा इधर आ जाओ। अब मैं ना केस ले रहा हूं, केस सिंपल पेंडुलम जैसे। देखो सिंपल पेंडुलम याद भी होगा, जिस दिन पहले ये कराया था, स्टार्ट कराया था, तब किसी बच्चे ने कहा भी था कि सिंपल पेंडुलम एग्जांपल है ऑसिलेशन का। अब आप बताना कि क्या ये ऑसिलेशन हो रहा है? ये देखो, ये क्या है? ये एक पेंडुलम यहां से चलता हुआ यहां तक आया, मीन पोजीशन तक, और फिर ऊपर तक गया। ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका डिस्प्लेसमेंट पूरा a के बराबर है, ठीक है? एक्सट्रीम पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी मिनिमम है या 0 है? एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? मिनिमम या 0। अब जरा एक बात देखना, क्या एक्सट्रीम पोजीशन पे हाइट मैक्सिमम है? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी एक्सट्रीम पे? मैक्सिमम। क्योंकि एक्सट्रीम पे हाइट जो है वो पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड है, क्या पूरा का पूरा, ठीक है? अब पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है? तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? क्योंकि मीन पोजीशन पे हाइट क्या है? अब मुझे पहले समझा दो ये बात, ये ठीक है या गलत है? कुछ सेकंड के लिए होती है, तो कुछ सेकंड के लिए तो पोजीशन पे रुकेंगे, वो रुका थोड़ी रहेगा। तो मेन पोजीशन और ये जो पोजीशंस है टाइम के साथ थोड़ी रिलेट कर रही है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ ये कोई पर्टिकुलर पीरियड के लिए, तो सेकंड के लिए रुकेगा, जितनी देर के लिए भी रुकेगा, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आई? इसमें जो v है वो एंगुलर वेलोसिटी है या फिर लीनियर? ये कह रही है v क्या है, एंगुलर या लीनियर? लीनियर है ऑब्वियसली, क्योंकि एंगुलर से तो कंपेयर कर रहा हूं मैं उसको। देख ले सामने लिखा हुआ है v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। मैं v को, लीनियर वेलोसिटी को ओमेगा की फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है? अब यहाँ पे आपको काफी सारे फॉर्मूले मिल गए, डिस्प्लेसमेंट मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया, वेलोसिटी मिल गई, ओमेगा के साथ रिलेशन मिल गया, और k कांस्टेंट वो जो 2 पाई बाय लैम्डा था उसके साथ रिलेशन मिल गया, ठीक है? तो ये हुए आपके जो टॉपिक जिसमें हमने देख लिया क्या क्या चीजें। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में ना पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ से बना के लाना है, इन चीजों को देखते हुए। जो एक्सेलरेशन वगैरह कराया मैंने, एक्सेलरेशन y = a sin ओमेगा t की फॉर्म से, आप करके लाना x = a cos ओमेगा t की फॉर्म से, पूरा का पूरा। नेक्स्ट क्लास में आपका मैं